पैसे लिए राहुल जी ने। महंगाई की मार इतनी भयंकर कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी से असंतोष फूट रहा है। और मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को समय रहते हुए समझ जाइए, राहुल का जो आह्वान है, राहुल जी की हुंकार है, ये आह्वान नहीं है, हुंकार भरी है कि समय रहते महंगाई कम करो, समय रहते हुए बेरोजगारी कम कराओ। कि इस देश के नौजवानों के अंदर अपार क्षमता है, लेकिन फिर भी इस देश का एक नौजवान है जिसके ऊपर 5वीं बार रीलॉन्चिंग के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये इस कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कई तरह के उनके दृश्य देखे जा सकते हैं। वो लोगों के साथ में जहां जैसा दिखाई देता है, वहीं के लोगों में मिक्सअप यानी कि उनके साथ में आत्मीयता के संबंध बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उनके कई रूप दिखाई दे रहे हैं। वो जहां ये कहा जाता ना, जैसा देश वैसा वेश। हमारे यहाँ देश एक पर्टिकुलर एक कल्चर या उस एरिया को भी बोल देते हैं एक आम बोलचाल के अंदर। राहुल गांधी को अभी कुछ दिनों पहले जब उज्जैन थे वो, तो वहां पे उन्होंने पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के भी काफी दिखाई दिए। बीच बीच में उन्होंने अपनी संस्कृति में भी इस तरह की बातें कही। जयराम रमेश ने भी कहा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दो बातें, एक तो राजस्थान में आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की बात कही है, और राज्यवर्धन राठौड़ जो उनके स्पोक्स पर्सन है नेशनल, उन्होंने कहा है कि 50 साल के बच्चे की रीलॉन्चिंग है जो 5वीं बार की जा रही है और करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है कांग्रेस। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के रक्षा के लिए एक पार्टी है जिसका कॉपीराइट है, तो ऐसे पायरेटेड यानी कि कोई भी कॉपी या फेक पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात को लेकर के आमने सामने हैं। क्या बीजेपी को ये अधिकार है कहने का, या बीजेपी के पास में है कि केवल हम हिंदुओं की रक्षा या संरक्षण के लिए केवल एक ही पार्टी है और वो उनका कॉपीराइट है? इसको लेकर चर्चा करेंगे। और रीलॉन्चिंग को लेकर के, या फिर नफरत मिटाने आया हूं, डर मिटाने आया हूं राहुल गांधी, इन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करें। हमारे साथ वरिष्ठ समीक्षक राजेंद्र शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से आर तिवारी साहब है, भाजपा से शैलेंद्र सिंह जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कह रही है कि कॉपीराइट है बीजेपी का हिंदुओं के संरक्षण के लिए, कांग्रेस फेक पार्टी है इस मुद्दे को लेकर के, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी पार्टी को, दल को इस तरह की बात करना शोभा इसलिए नहीं देता है कि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग विचारधारा की पार्टियां होती है, पर किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष से किसी भी पार्टी को या दल को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ऐसे जोड़ने से एक नफरत का माहौल बनता है। एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए समाज के अंदर, वो चीज़ें खत्म होती है। इसलिए इस तरह की बात को कहना मैं तो किसी भी हालत में उचित नहीं मानता, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को ये, आप एक पार्टी अपने आप को ये नहीं कह सकती कि केवल मैं ही किसी धर्म विशेष के, जाति विशेष की रक्षा कर सकते हूँ। इसलिए इस बात को सिरे से नकारा जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, अनावश्यक रूप से उसका समाज के अंदर, लोगों के अंदर एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीजों को तो इग्नोर करना ज्यादा बेटर है। तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा।
हिंदू संरक्षण के लिए फेक पार्टी बता रही है बीजेपी कांग्रेस को। योगेंद्र भाई, राजेंद्र शर्मा जी तो निष्पक्ष हैं। हालात ये हैं कि महात्मा गांधी जो गुजरात में पैदा हुए, पोरबंदर में, धर्मनिरपेक्ष तो वो थे। हम हमारे व्यक्तिगत धर्म को कोई भी माने, लेकिन ये भारत मिला जुला संस्कृति का, मिला जुला धर्मों का, मिला जुला जातियों का, मिला जुला भाषाओं का, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सबका है। भारत में आप हिंदुओं के अगर कॉपीराइट की बात करते हो कि पेटेंट करा लिया है, ये तो देश के संविधान के खिलाफ है। ऐसी पार्टियों के तो हमको कहना चाहिए, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को इसका प्रसंज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी पार्टियों को तो राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर देना चाहिए। कल को कोई कह देगा मैं मुसलमानों की पार्टी हूं, कोई कह देगा मैं जैनियों की पार्टी हूं, कोई बौद्धों की पार्टी, तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और आज देश में हमारा युवा नेता राहुल गांधी इन्हीं कुरीतियों को खिलाफ में, जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जिनको चलने की क्या जरूरत थी। आज उनको सत्ता का मोह नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि मैं सत्ता के लिए नहीं हूं। देश में भारतीय जनता पार्टी ने गए 8 साल से जो विष के बीज बोए हैं, हम एक दूसरे संप्रदायों के बीच में जो हमने वैमनस्यता पैदा कर दी है, हमने जितनी बड़ी खाई पैदा कर दी है, परस्पर इनके नारे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, और फिर कहते हैं हम तो हिंदुओं की पार्टी है। ये आपस में एक कंट्रोवर्सी वाली बात है। और आज हुए चुनाव ने इनकी पोल खोल दी है। रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है वो राजस्थान में इनका, भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट जो हिंदुओं का, वो हार जाएगा। तो फिर क्या कहेंगे वहां? दिल्ली के अंदर एमसी जब ये हार जाएंगे तब क्या कहेंगे यार? और बेशर्मी की बात यह है कि जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां देश के प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, जहां देश के गृह मंत्री पैदा हुए हैं, वो अपने लोकसभा, विधानसभा, जहां लोकसभा की सीटें, वहां वो 60% से ज्यादा मतदान नहीं करा पाए। टेलीविजन का जितना बड़ा दुरुपयोग आज देश में हो रहा है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, वोट डालने के बाद में देश के प्रधानमंत्री 500 मीटर चलते हैं, हाथ अपना निशान दिखाते हुए, हाथ जोड़ते हुए। मतलब आपको आज तिवारी जी, इस जगह में जरूर जानना चाहूंगा आपसे, अगर प्रधानमंत्री वोट डालकर, देखिए वो वोट डालने के लिए गए, सिक्योरिटी अलग मैटर है, वोट प्रधानमंत्री ने भी इस नाते डाला है कि वो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का वोटर है, तो वो उसमें क्या, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? योगेंद्र जी, वोटर होना अच्छी बात है। जो देश के आइकॉन है, जो देश के नौजवानों का आइकॉन है, अगर वो ऐसा करेंगे मतदान के बाद में, वो क्या दिखाना चाहते थे? वो तो 50 किलोमीटर का रोड शो कर चुके थे। पहले के जो प्रथम चरण का चुनाव था उसमें भी वो 3.5% वोट कम लेकर गए थे। लग रहा है अब भारतीय जनता पार्टी का 2022 की विदाई के साथ में देश की राजनीति से भी विदाई का समय आ गया। योगेंद्र जी, चलिए मैम, शैलेंद्र जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये होगा कि बीजेपी ये बात कह रही है, लेकिन हमारी संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, उसमें ये कैसे कहा जा सकता है कि हिंदुओं को लेकर के केवल एक पार्टी है, उसका कॉपीराइट है संरक्षण के लिए, दूसरी फेक पार्टी की आवश्यकता क्या है? योगेंद्र जी, नहीं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौड़ जी का जो स्टेटमेंट है, आपको उसको समझना होगा कि उनका आशय क्या था। जो राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं वो नफरत की बार बार बात करते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम इतिहास की पृष्ठभूमि जाएं तो नफरत जो है मुगल काल से चली आ रही है, और किस तरह से फिर अंग्रेजियत के काल में भी रही, और उसके बाद जब आंदोलन लड़े गए उस समय भी बहुत से मुस्लिम लीडर्स ने ये कहा था कि दोनों की संस्कृति अलग है और हम एक देश में नहीं रह सकते। तो ये नफरत तो तब से चली आ रही है। राहुल गांधी जी जो आज नफरत की बात करते हैं तो उनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि भारत का इतिहास क्या रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति, जब भी आपने देखा होगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से आपने देखा होगा एक भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ है, और जो पुराना गौरव छूट गया था उस गौरव को वापस हासिल करने की बात चल रही है। उसी संदर्भ में कहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा तुष्टिकरण की कांग्रेस पार्टी ने भारत
को जोड़ा नहीं, उन्होंने तोड़ा ही है। वो सबके सामने है किस तरह से धर्म के नाम पर दो देश बना दिए और उसके बाद से मेरे सवाल का जवाब सर, मेरे सवाल का जवाब चाह रहा हूं, तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही सवाल का है जवाब और चाह वो रहा हूं सारी भारत की जनता जानती है कि तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने वाली है। आपने देखा होगा जितनी भी मैं हमारी सर जनकल्याणकारी कॉपीराइट और योजना- फेक की बात कर रहा हूं अभी आपसे, कि कोई पार्टी दावा कैसे कर सकती है कि हमारे पास में इसका कॉपीराइट है और वो पार्टी फेक है, ये किस आधार पे? देखिए, दावे की बात नहीं है, वो एक आशय की बात होती है कि उन्होंने किस संदर्भ में, तो ये किस आशय से राज्यवर्धन बात राठौड़ की का है। व्यक्तिगत विचार माने या वो पार्टी का उन्होंने विचार माने हमें? जो आशय बताया है कि यही आशय है कि आज हमारी जो भारतीय गौरव है, भारतीय संस्कृति है, जो हमारे बहुसंख्यक वर्ग है हिंदुस्तान का, वो किस तरह से अब 2014 के बाद बोलने लगा है, अपनी आस्थाओं पे को व्यक्त करने लगा है। और उस समय सर, कांग्रेस इसमें इसमें बहुत नहीं आ अंतर रहा है, था। इस बात में और उस बात में अंतर है, बहुत अंतर है। आप तुष्टीकरण का आरोप लगा सकते हैं, कोई कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि बिल्कुल संरक्षण का अधिकारी हमारे पास में है, दूसरे के पास में है ही नहीं। आई थिंक मैं राजेंद्र जी बात को अप्रिशिएट करूंगा और मैं इस टॉपिक को भी यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं भारत जोड़ो यात्रा पे आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन यह गुस्ताखी है किसी भी पार्टी की कि जो केवल ये कह सके ये राइट हमारा है और दूसरे का नहीं है। मुझे लगता है कि एक अहम झलकता है इसमें किसी भी पार्टी का, कोई कहे अभी ये, और मैं लगता है कि ये मुद्दा राजेंद्र जी की बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि चर्चा योग्य भी नहीं है, क्योंकि एक बार इसके ऊपर आप लोगों का रिएक्शन लेना मेरा एक फर्ज बनता था, इस वजह से मैंने लिया। मैं भारत जोड़ो यात्रा पे फोकस करना चाहूंगा। आप कह सकते हैं उसको लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, राजस्थान के 500 किलोमीटर के आसपास से यात्रा निकल करके जाएगी। आप लोगों का कहना है कि रीलॉन्चिंग की जा रही है राहुल गांधी की और हजारों करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जा रहे हैं। कांग्रेस का यह आरोप है बीजेपी पे कि हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए उनके आईटी सेल पे खर्च किए गए हैं। मैं इस पे जरूर फोकस करना चाहूंगा। योगेंद्र जी, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को डिफेम नहीं किया है, कभी किसी की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की है। आपने देखा होगा अगर कोई भी नेता है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उनकी एक्टिविटी, उनके जो कार्यकलाप हैं वो खुद बता देते हैं। उनके पब्लिक डोमेन में चीजें किस तरह से वो लोकसभा में आपने देखा होगा आंख मार देते हैं, लोकसभा में जाके आप देखिए झप्पी दे देते हैं। जब वो उनको संबोधन का टाइम आता है तब वो संबोधन किस तरह से करते हैं, बात क्या कहनी होती है, बात क्या कह जाते हैं। तो ये सारा पब्लिक डोमेन में उनके कांग्रेस के ही विधायक और मंत्री हैं, वो उनको किस तरह से राहुल गांधी जी को देखते हैं, उनकी छवि को कभी जोकर बता देते हैं, कभी क्या बताते हैं। तो ये सारा पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। और जो यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी जी की द्वारा, तो आप देखिए भारत तो टूटा नहीं है। और भारत जोड़ने का काम अगर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किस तरह से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में जोड़ दिया गया, 370 इन्होंने तो अलग कर दिया था, उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश हो चुकी थी। तो 370 को खत्म कर हमने उसको लिया। सरकार ने किया सर, ये किस सरकार ने किया कि इस्लामिक राज्य बना देंगे, एक तरह से इस्लामिक राज्य ही हो गया था साहब। वहां आपने देखा होगा पॉपुलेशन के आधार पर। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र एक बात सुनिए। पॉलिटिकल बयानबाजी बहुत अलग है। मैं, आप एक लॉयर हैं सर, एक अपेक्षा कर सकता हूं कि एक सैद्धांतिक बात करें और न्याय संगत बात करें। बिल्कुल, ये दुस्साहस हिंदुस्तान में सर राजनीतिक दलों की आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक आबादी, एक विशेष संप्रदाय की आबादी 50% से ऊपर हो जाती है, वो अपने कानून, अपने नियम लागू करने लगते हैं, वो अपने धर्म को ऐसा नहीं है। ये आपने देखा होगा। सर सुनिए सर, आप सुनिए तो सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बेशक 370 के जो नियम कायदे थे वो वहां की जनता पर थोपे गए थे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वहां के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। लद्दाख, सुनिए सर सुनिए, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप केवल, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि राजनीतिक दल, सुनिए, एक हाइप देने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी इसमें और जोड़ना चाहता था, नॉर्थ ईस्ट जोड़ना चाहता था। बड़ी गजब की बात है। नॉर्थ ईस्ट जो भारत से टूट चुका था उसको भारत में जोड़ने का काम किया। हमारे लगातार केंद्रीय मंत्री जो हमारे नेता है वो लगातार जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में विकास हो रहा है। अब वो भारत का एक अंग सुनिए, तमाम बातें सुनिए, आप चीजें सारी आपके सामने है। पॉलिसी मेरी बात सुनिए, मैंने कोशिश की सर आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बताने की, आप मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे शैलेंद्र जी, जिसकी मुझे उम्मीद और अपेक्षा नहीं थी। फिर मैं कहूंगा कि मेघालय और असम के लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में, ये मुद्दा नहीं है सर मेरा। मैं सिर्फ आज राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग, हजारों करोड़ रुपए खर्च, मैं उसी मुद्दे पे फोकस करना चाहूं। मेरे को उम्मीद है कि आप उसी पर लौटेंगे। तिवारी जी, ये राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग है, भारत जोड़ो यात्रा, ये बीजेपी का
आरोप है आप पर और हजारों करोड़ रुपए खर्च केवल रिलॉन्चिंग के लिए की जा रही है। एक स्क्रिप्ट बनाई गई है ताकि रिलॉन्चिंग के जरिए राहुल गांधी एक स्टेब्लिश लीडर के रूप में आ सके। योगेंद्र भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की शैलेंद्र धवाई नहीं है। शैलेंद्र धवाई राज्य इकाई के प्रवक्ता हो सकते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी ऐसे ये बयानवीर नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। एक सेकंड आप रिलॉन्चिंग तक रखिए सर प्लीज, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि ओरिजिनल पार्टी और फेक पार्टी। आप रिलॉन्चिंग और रिलॉन्चिंग क्या है? वो देश के सम्मानित लोकसभा के सदस्य हैं। देश के अंदर आज जो करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने बेरोजगारी का प्रश्न है, मेरे नौजवान लोगों के सामने महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में आज आदमी एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखता है। धर्मों में हमने एक दूसरे के प्रति अविश्वास इतना पैदा कर दिया कि हम किसी को भी आतंकवादी कह सकते हैं, किसी को भी देशद्रोही बना सकते हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसमें आप भी शामिल है योगेंद्र जी, चाहे देश का पत्रकार हो, देश का डॉक्टर हो, देश का प्रोफेसर हो, देश का पढ़ा लिखा आदमी हो, अगर वो सहमति जताता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, और भारतीय जनता पार्टी है कहां? मैं सर वो तो कांग्रेस ही हो गई। ऑब्जेक्शन है तिवारी साहब, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। मैंने बड़े बेबाक तरीके से राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का जो स्टेटमेंट है, मेरे नजरिए से, एक जर्नलिस्टिक नजरिए से मैंने उसको ऑब्जेक्शन किया और उसको महज कुछ समय के लिए मैंने इस वजह से शामिल किया कि आप लोगों के रिएक्शंस क्या आते हैं। मुझे किसी ने इनकार नहीं किया, ना मुझे शैलेंद्र धवाई ने ये कहा कि अगर आपका एजेंडा ये है तो मैं उठ करके जा रहा हूं, इन्होंने मुझे टोका नहीं। तो केवल ये आरोप क्यों लगाया जाता है मीडिया पे कि मीडिया भी उसमें दबा हुआ? मुझे किसी ने रोका कि नहीं आज ये एजेंडा ही चलाएंगे, आप दूसरा नहीं करेंगे? देश में कई मत पत्रकारों के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ में मुकदमे दायर किए जिन्होंने सच्चाई बयान की है। और रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख तक, जब तक वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को, नेहरू को, अगर इनको दिन में 4 बार गाली नहीं देंगे, इनका पेट का हाजमा ही ठीक नहीं होगा। डर किस बात का है? अरे हम तो तबियत ठीक रहती है, आपको कैसा लगता है फिर उससे? अगर इससे भी किसी की तबियत ठीक रहती है आप कह रहे हैं, तो तबियत ठीक अब पता लग जाएगा ना। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव में तो पता लग ही जाएगा, कल 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। कांग्रेस की बात करो ना, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा? हम गुजरात में जीत रहे राहुल गांधी जी, आप बताइए 2004 में राहुल गांधी जी सांसद बने संगठन की ताकत 2004 में यात्रा पे निकले थे, भारत भ्रमण पे निकले, पन्ना प्रमुख से लेकर भारत की जनता को समझना चाहते थे, आदेश आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। आपके यहाँ तो जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं के हैं। आप दावा करें हिमाचल में 2013 में उपाध्यक्ष बनाया नहीं बनाया, फिर गृहमंत्री कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया नहीं बनाया, कितनी बार रीलॉन्चिंग करोगे? बिल्कुल सही कहा गया। मुझे एक बात बताइए तिवारी साहब, एक चीज और बताइए कि किसी नेता का उस राज्य के जीतना और हारने से उसके कद का हम परीक्षण कर सकते हैं? मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन गए 8 साल में ये चुनावी मशीन है, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बदल देना चाहिए। ये 24 घंटे सुबह शाम दोपहर इनको केवल चुनाव में जीतने के लिए इनका एक एजेंडा चलता है। देश में विकास का काम नहीं। आज ही प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा साहब के साथ में बैठ करके देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा क्या होने वाला है, तय करो, आने वाले विधानसभा के चुनाव में जुट जाओ, देश के विकास की तरफ देखो भारतीय जनता पार्टी वालों। सर ये भी एक राजनीतिक एजेंडा होता है पार्टी का। एक बात सुनिए तिवारी साहब एक बात बताइए, ये पार्टी की बैठकें होती हैं, वो देखिए प्रधानमंत्री हो चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, आपके भी स्टीयरिंग कमेटी में राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे अभी, तो उसमें मुझे ये बताइए कि तो पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि वो कार्यकर्ता, देखिए नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ता पहले रहे ना, उसके बाद ही प्रधानमंत्री बने। और सवाल है कि देश के करोड़ों लोगों की समस्याओं से वो अनदेखी क्यों कर रहे हैं? देश का ज्वलंत मुद्दा, ये आपका आरोप हो सकता है, ये आपका आरोप हो सकता है, लेकिन मीटिंग में जाना एक आरोप ये समझ से बाहर है। उनके लिए मुद्दे ही नहीं है। उनके लिए कि मैं 2025 के बाद में 50 साल बाद में हम ओलंपिक मैच करवा देंगे, सपने दिखा रहे हैं। अरे आज देश का नौजवान आपसे कह रहा है, आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 71,000 लोगों को अपने हाथ से कोई कागज पकड़ा देते हो, नौकरियां दे देते हो 71,000 में।
2 करोड़ का मतलब है 16 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। आपने कहा था नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 60 रुपए का डीजल महंगा लग रहा था, 70 चलिए, का मैं पेट्रोल महंगा समय लग रहा कम था। सर, समय कम है। मैं एक बार राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल ये आता है कि राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, या कहूं कि उनकी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भाजपा कर रही, ये तो कांग्रेस का आरोप होता है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल की रीलॉन्चिंग कर रही है, 5वीं बार कर रही है, जिसपे हजारों करोड़ रुपए। तो ये करोड़ों रुपए एक दूसरे की छवि बनाने और खराब करने में राजनीतिक दलों के पास में फंडिंग की गजब व्यवस्था होती है, या फिर आरोप महज एक आरोप है जैसे लगते हैं? और इन लोगों की सभी की आदतों में भी होता है कि कुछ भी लगा दीजिए, चलेगा ऐसे ही। देखिए योगेंद्र जी, ये जो आरोप है लॉन्चिंग, रिलॉन्चिंग या रैली के लेकर के अलग अलग, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है। वो रैली निकालती है, चुनाव के टाइम पे अपना कोई ना कोई एजेंडा लेके चलती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। आप देखिए कि राहुल गांधी जी की रैली चल रही है, उनकी लॉन्चिंग की बात हो रही है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि राज्य के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी बीजेपी भी जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। वो रैली आप छोटे रूप में ले लो, बड़े रूप में ले लो, क्या कर लो, या रोड शो जो हो रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, रोड शो हो रहे हैं, चाहे गुजरात में हुए, चाहे हिमाचल में हुए, चाहे दूसरी जगह हो रहे हैं, वो क्या रैलियां ही हैं। तो आप देखिए कोई भी राजनीतिक दल है वो चुनाव जीतने के लिए बना हुआ है, वो कैन प्रकार में चुनाव जीतना चाहेगा। उसके लिए जितने भी जो साधन है, जिनको अपन कहें कि ईमानदार साधन अपना करके यदि वो करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अब दुर्भाग्य ये है कि छोटी लकीर खींचने के चक्कर में या किसी बड़ी लकीर को छोटी करने के चक्कर में हम आरोप प्रत्यारोप के अंदर फंस जाते हैं, और जो वास्तव में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं गौण होकर के चले जाते हैं। इसलिए यदि कांग्रेस पार्टी रैली निकाल रही है, राजीव गांधी जी रैली निकाल रहे हैं, राहुल गांधी जी, तो उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए। और बीजेपी निकाल रही है, क्योंकि सबको अपना वोट लेने का अधिकार। अब ये मतदाता पे डिपेंड करता है वो किससे कितना प्रभावित होता है। तो आप क्या मतदाता को बिल्कुल बेवकूफ समझ के चल रहे हो क्या कि वो मैं आरोप लगाऊंगा तो मेरी बात मान लेंगे, दूसरी पार्टी वाले आरोप लगाएंगे तो उनकी बात मान लेंगे? इसलिए जो केंद्र बिंदु है मतदाता है, उसका तो कहीं जिक्र नहीं हो रहा। बिल्कुल, मेरे को एक बड़ी चिंता हो रहा है राजेंद्र जी, भविष्य की। कोई भी राजनीतिक दल, भाषा का इतना ओछापन आ गया है कि वो जब वो कुछ भी कह देगा, सामने वाले ने अगर कुछ भी कह दिया तो देखिए गालियां दे रहा है वो हमारे नेता को। ये नहीं आना चाहिए। सब कांच के जब बंगले में बैठे और पत्थर फेंक रहे हो एक दूसरे पे, तो ये मर्यादित भाषा का प्रयोग जरूर करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। और ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबी है। आम आदमी तो इसे डेमोक्रेटिक फेस्टिवल कहता है, इलेक्शन को या इस तरह की चहल पहल को। मुझे ध्यान है एक बार का बहुत अच्छे से, OTS के अंदर जब यहाँ पे गवर्नर, मैं नाम मिस कर रहा हूं, जो कर्नाटक से थी मैडम, वो जब गवर्नर थी तो वहां पे मतदाता दिवस के अंदर गई थी मार्गरेट अल्वा जी, मैम सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, नाम ध्यान मिस हो रहा था उनका, मार्गरेट अल्वा जी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। अशोक जैन साहब उस वक्त राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। कहा कि ये कौन सा हम वो मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं आप पे मतदाता दिवस का, या फिर उसका शोक मना रहे हैं? ये कोई उत्साह नहीं होता। अगर आपको होर्डिंग, बड़े बैनर्स, ये सब नहीं दिखाई देंगे तो उत्सव का पता कैसे लगेगा? तो उन्होंने बड़ी अपनी एक वो कही थी कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है ये, कि लोकतंत्र के उत्सव को उसी तरह से मनाया दिया जाना चाहिए। आप जो राइडर्स लगा रहे हैं बहुत सारी चीजों में, वो मैं नहीं सहमत हूं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। तो एक वो सोच होनी चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है कि कोई रैली निकाल रहा है, आप निकालिए, सभी निकालते हैं। लेकिन एक पार्टी ये करे तो वो, दूसरी पार्टी वो करे, तो फिर मुझे लगता है कि एक ओछापन है राजनीति में जो आना नहीं चाहिए। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, पार्टी के नेताओं को भी समझना चाहिए, सभी पार्टियों के लिए। तो ये नहीं हो कि हम जो कहें वो सब सही है, आप एक उंगली कर रहे, 3 उंगली मेरी तरफ भी हो रही है, मैं जब सामने कैमरे की तरफ उंगली कर रहा हूं। तो ये इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।